हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम टॉपिक लेकर आए हैं अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कंपटीशन एग्जाम में या क्लास अगर आप 10th के अंदर हो तो सीधे सीधे इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जो संकल्पना है ये उन अम्ल और क्षारों की भी व्याख्या करती है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होता है। इसको आप समझोगे तब आपको ये बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। तो देखिए, लुईस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं या क्षार क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात जो लोन पेयर को ग्रहण करते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को जो लेते हैं उनको अम्ल कहते हैं। वही क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं। अभी देखिए एग्जाम्पल जो हम लेंगे उससे आपको ये अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि BF3 बोरोन टेट्राफ्लोराइड ये क्रिया कर रहा है अमोनिया से NH3 के एक अणु से, और प्रोडक्ट देखिए क्या बन रहा है। तो आप देख सकते हो जो BF3 है उसको NH3 एक लोन पेयर अर्थात एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, और यहाँ पर ये उपसह संयोजक बंध बना रहा है। जो ये एक तीर का निशान दिख रहा है ये उपसह संयोजक बंध का है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं NH3 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है अर्थात ये एक तरह से क्षार का काम कर रहा है। वही BF3 एक इलेक्ट्रॉन युग्म को ले रहा है अर्थात अम्ल का काम कर रहा है। अब आप इसकी संरचना को खोल के समझोगे तब आपको ये बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। तो आप देख सकते हो जो BF3 है यहाँ पर जो इसका केंद्रीय परमाणु बोरोन है इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 5 होता है, अर्थात जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो आप देख सकते हो जो आंतरिक कोश है उसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं 1s2, और वही 2s2 और 2p1 अर्थात जो बाह्यतम कोश है, आप बाह्यतम कोश जो 2s2 और 2p1 वाला है ये बाह्यतम कोश है। तो बाह्यतम कोश में आप देख सकते हो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे हम कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरे तो आप देख सकते हो तो 1s2 के अंदर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, ठीक है। वही 2s2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहाँ पर देखिए 2 आ चुके हैं। वही p उपकोष के अंदर अर्थात हम कह सकते हैं कि P2Px कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन आया है। तो इस तरह से आप अगर इलेक्ट्रॉन देखो, क्योंकि हमें पता है एक कक्षक के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप देखो तो 2 और 2 4 और 1 5, तो इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। और हमने देखा था कि जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए जब ये BF3 बनाता है, BF3 का एक अणु बनता है, तो देखिए कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर ये चला गया इसके अंदर, ठीक है, आगे वाले कक्षक के अंदर। तो इस तरह से देखिए जो यहाँ पे F है फ्लोरीन है, इसके एक एक परमाणु यहाँ पे संयोग करते हैं। जो रेड वाला है यहाँ पे ये एक तरह से फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आ रहा है कक्षक के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए 2 2 और 2, तो कुल मिलाकर बाह्यतम कोश के अंदर BF3 में यहाँ पे केवल 6 इलेक्ट्रॉन आए हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका अष्टक है जो बाह्यतम कोश में जो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो नहीं है पूरे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका एक कक्षक है वो वेकेंट है अर्थात खाली है, तो इसका मतलब इसका अष्टक अपूर्ण है। आप आगे देख सकते हो यहाँ पे जैसे BF3 के अंदर, जैसे पहले के अंदर आंतरिक कोश के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, लेकिन अगर हम बाह्यतम कोश की बात करें तो केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसका एक कक्षक है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इसका मतलब इसका अष्टक अपूर्ण है, इसमें केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस संकल्पना के अनुसार जिनका अष्टक अपूर्ण होता है उनको भी लुईस अम्ल ही कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस अम्ल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो BF3 एक इलेक्ट्रॉन युग्म को ले सकता है यहाँ पर, क्योंकि इसके पास एक कमरा खाली है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अर्थात जिसके पास आ सकते हैं उसी को तो कहते हैं अम्ल। हाँ ले आओ, ये अम्ल क्या बोलता है, ले आओ मेरे पास कमरा खाली है। तो बाह्यतम कोश ये हो चुका है, ठीक है। अब देखिए बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे 6, ध्यान रखना। और अष्टक पूर्ण होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8। इसका मतलब इसके पास 2 कम है, ये ले सकता है, इसीलिए BF3 को क्या कहा गया है यहाँ पे अम्ल, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर अब हम देखते हैं NH3 के बारे में, जो अमोनिया है इसकी हम खोलकर व्याख्या करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो NH3 है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 7 होता है। कितना होता है? 7, और जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो तो देखिए आंतरिक कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं 1s2, वहीं बाह्यतम कोष के अंदर 2s2 और 2p3 है। इसका मतलब बाह्यतम कोष के अंदर आप देखो तो 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन आए हैं। और जो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कक्षकों के अंदर देखें तो आप देख सकते हो ये एक तरह से अर्धपूरित कक्षक विन्यास होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ 1s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 2s2 के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, लेकिन 2p3 के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों कक्षकों के अंदर आया है। यहाँ पर कोई सा भी कक्षक है वो खाली नहीं है, लेकिन पूरा कक्षक है वो भरा हुआ भी नहीं है। इसको हम अर्धपूरित विन्यास कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ही NH3 बनता है, इसका मतलब जो हाइड्रोजन है उसका एक एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर जो कक्षक है ना, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं तीनों ही कक्षक के पास केवल एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। और यहाँ पर केवल 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों के एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आने वाले हैं। जो रेड वाला चिन्ह आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन है किससे मिले हमें, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो 1s2 कक्षक है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, वहीं 2s2 के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, और वहीं 2px में भी 2 है, 2py के अंदर भी 2 है, और 2pz में भी 2 है। इस तरह इसका जो बाह्यतम कोष है, बाह्यतम कोष ये वाला होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर आप इनके इलेक्ट्रॉन गिनो तो कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। इसका मतलब इसका अष्टक पूर्ण है, और इसके पास एक लोन पेयर अर्थात एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी है। ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो NH3 है उसने अपना एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान किया है, किसको, Bf3 को, क्योंकि Bf3 के पास एक कक्षक वेकेंट है, एक कक्षक खाली है। तो यहाँ पर देने वाला कौन है, NH3, इसीलिए इसको क्षार कहा गया है, वही Bf3 को अम्ल कहा गया है। अब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब देखिए आगे आप देख सकते हो ये सीधी सीधी इसकी व्याख्या हो गई कि बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अष्टक पूर्ण है, और बाह्यतम कोष में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितना है, तो आप देख सकते हो एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, अर्थात एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए आगे समझिए आप इसको। इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक, जो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक होते हैं उनको क्या कहते हैं, लुईस अम्ल। ध्यान रखना, क्योंकि अष्टक अपूर्ण है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये तो आप समझ ही सकते हो। या फिर धनायन, या वे यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, ये हमने अभी आपको अच्छी तरह से समझा ही दिया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, और भी एग्जाम्पल है, जैसे हमने Bf3 को समझाता है, इसके अलावा AlCl3 और Mg+2, ठीक है, मैग्नीशियम आयन। तो ये भी एक तरह से लुईस अम्ल है। देखिए इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन धनी या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले यौगिक क्षार का कार्य करते हैं, इन्हें लुईस क्षार कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने NH3 को समझा था, इसके अलावा आप 2 एग्जाम्पल और देख सकते हो, जैसे H2O है, इसके पास भी 2 लोन पेयर है, ठीक है, आप देख सकते हो 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। वहीं OH- एक तरह से ये ऋणात्मक आयन है, तो ये भी एक तरह से लुईस क्षार का कार्य करता है। अंतर लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन देते हैं, वहीं लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। और इनके बीच में कौन सा बंध बनता है, तो ध्यान रखना दोनों के बीच में उपसह संयोजक बंध बनता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।